हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में पिछले जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने यहाँ तक मतलब अब चाय से जो पहले की चीज़ें थी, जैसे जो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, आप लोग को शायद याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने ये मैप भी देखा हुआ था ना, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र, मैंने इसका मतलब भी आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। मोटे अनाज हम लोगों ने पढ़ लिया था, गन्ना का फसल ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, मक्के का फसल पढ़ लिया था, है ना। दालें भी हम लोगों ने पढ़ ली थी, मैंने बताया था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल होती है, ये सब बताया था मैंने। तो चलिए, तो आज हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, ये चैप्टर 4 है आपका जो कृषि चैप्टर है ना, कृषि सब जो चैप्टर है उसका जो है चौथा नंबर चैप्टर है आपका कृषि। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं चाय का। ठीक है, चाय क्या है, ये एक बागवानी फसल है, मतलब इसके जो है ना बागान लगते हैं चाय के, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या इसमें कुछ खास है चाय। तो चलिए दोस्तों, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि मतलब इसको रोपा जाता है, बोया जाता है। अब बोया तो सब फसल जाता रहेगी, इसमें क्या खास बात है आगे जानिए। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। पेय पदार्थ मतलब पीने वाला, जैसे हम लोग कॉफ़ी चाय पीते हैं ना, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। भारत में चाय लाया कौन था, अंग्रेज लाए थे, है ना। लेकिन चाय की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई थी, वो चीन में हुई थी। चीन वालों को ही पता था कि चाय क्या होता है ना। लेकिन भारत में जब चीन में चाय था उस समय भारत में नहीं आया था। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने चीन के साथ अपना व्यापार स्टार्ट किया, अपना जो है व्यापार जब स्टार्ट किया उन्होंने चीन के साथ, तो उन्होंने चीन में वहाँ पे चाय देखा और फिर वो लोग भारत में भी चाय को लेके आए और इसका उपयोग को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, क्योंकि वो लोग पैसा कमाना चाहते थे, है ना। तो देखिए, चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और देखिए यहाँ पे दो जलवायु का वर्णन किया गया है। पहला है उष्ण जलवायु, दूसरा है उपोष्ण जलवायु। तो मैंने शायद आप लोग को पिछले वीडियो में बताया भी था कि उष्ण जलवायु भारत जो है, भारत में उष्ण जलवायु और उपोष्ण जलवायु दोनों जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। यदि हम बात करें उष्ण जलवायु की, उष्ण जलवायु का मतलब ये है कि वो गर्म जलवायु है ना। तो उष्ण जलवायु जो है वो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, वहाँ की जलवायु कुछ ज़्यादा गर्म है उत्तर भारत के मुकाबले। और उत्तर भारत में जो जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है, मतलब उष्ण से थोड़ा सा कम है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। देखिए, चाय के पौधे में क्या है कि चाय के पौधे में ना पानी नहीं फंसना चाहिए। अगर पौधे के जड़ में पानी फंस गया तो फिर वो पौधा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो चाय का जो फसल लगाई जाती है, पहला तो ये उष्ण या उपोष्ण क्षेत्र होना चाहिए। जैसे भारत में यदि बात करें तो हम दार्जिलिंग की जो चाय है, ऐसे चाय तो असम में भी होती है, लेकिन जो दार्जिलिंग की चाय है वो बहुत अच्छी मानी जाती है ना। दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, ये सब में चाय उगाई जाती है। तो वहाँ का मौसम कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है, उपोष्ण कटिबंधीय है। कुछ जगह पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी चाय उगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि देखिए ह्यूमस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ह्यूमस होता है कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां जब सड़ गल के जब मिट्टी में मिल जाती है, जब वो कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है तो ह्यूमस कहलाती है। जीवांश युक्त गहरी मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें कि जीवांश हो, मतलब जीवों के अवशेष हों, तथा सुगम जल निकास वाले, मतलब जल निकास क्या होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, आसान से सारा पानी निकल जाए आसानी से। पानी यदि फंसेगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि पौधों में, यदि चाय के पौधों में पाला पड़ गया, ठंडी पड़ गई, तो पौधे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, ध्यान रखना होता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है।
चाय एक श्रम सघन उद्योग है। क्या है? चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम मतलब कि लेबर जो है इसमें ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि चाय की पत्तियों क्या होता है हाथों से तोड़ा जाता है एक एक करके, है ना। तो उसमें लेबर की जो उपयोगिता होती है, लेबर की जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। प्रचुर मात्रा में मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, मतलब कि जितना सफिशिएंट है उतना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अधिक मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में क्या चाहिए? लेबर चाहिए, श्रम चाहिए। कुशल श्रम का मतलब होता है स्किल्ड लेबर चाहिए, मतलब उनको तोड़ना आता हो, चाहे कि पत्तियों को तोड़ना आता हो। ऐसा नहीं कि किसी आप नए को लगा दीजिएगा तो वो पत्तियों को ख़राब कर देगा। इसकी ताज़गी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं, मतलब कि जो भी उनका प्रोसेस होता है संशोधित करने के लिए वो बागान में ही की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, दार्जिलिंग है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जलपाईगुड़ी है, जिलों की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ हैं। जलपाईगुड़ी भी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तमिलनाडु और केरल है। तो ये 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ की चाय उत्पादन होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कम मात्रा में चाय उगाई जाती है, उतनी मात्रा में नहीं उगाई जाती। ठीक है, तो देखिए सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। ठीक है, अब मतलब नहीं रहा, पहले था, है ना। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, अब ये पता नहीं क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं ऊपर यहाँ से, है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी की। किसकी बात करेंगे? कॉफ़ी की। अब देखिए कॉफ़ी का क्या मामला है, किसकी बात करेंगे हम लोग? कॉफ़ी की। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, पूरे विश्व में विख्यात है भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के, मतलब गुण अच्छे होते हैं उसके, है ना, स्वाद अच्छा होता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। देखिए ये पूछ देगा कि किस किस्म की कॉफ़ी जो है भारत में पैदा की जाती है, तो अरेबिका। कौन सी किस्म है? अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यमन एक देश है, ओमान जिसको कहते हैं, यमन एक देश है, इस देश से लाई गई थी अरेबिका कॉफ़ी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई है। कहाँ से? बाबा बूदन पहाड़ियों से। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। आज ही मतलब इसकी खेती क्या होती है? की जाती है ना। कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं बागवानी फसलें की। देखिए चाय कॉफ़ी बागवानी है, लेकिन जो ये मुख्य रूप से बागवानी नहीं है। अब हम बात करते हैं वो फसल जो मुख्य रूप से बागवानी फसल ही है ना। बागवानी का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में आपने बोया है और उसका प्रॉपर जो है सेवा करना पड़ता है ना, उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। आप जैसे अगर धान उगाते हैं तो उसका मतलब कि अगर थोड़ा नहीं भी रखे ध्यान तो हो जाता है ना, मैनेज कर लेता है धान अपने आप को, लेकिन बागवानी फसल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उस पर आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो फल भी क्या होते हैं? महंगे होते हैं ना, फल भी महंगे होते हैं। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। क्यों? क्योंकि भारत में दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं, उष्ण क्षेत्र मतलब दक्षिणी भारत और उपोष्ण क्षेत्र यानी कि उत्तरी भारत। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये दोस्तों ये इतने सारे जो आप लोगों ने पढ़ा, केला, संतरा, अखरोट और क्या पढ़ा हम लोगों ने? अंगूर पढ़ा, है ना।
तो ये सब वो मुख्य फल हैं जो भारत में क्या होता है, उत्पादित की जाती है, दैट मीन्स कि उगाया जाता है ना। तो हम लोग चलते हैं अब आगे। तो देखिए आगे है भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। मतलब ये वो फल और फल हैं, सब्जियां हैं, ये वो सब्जियां हैं जो कि जिनके उत्पादन में भारत क्या है, अग्रणी देश है, मतलब प्रमुख स्थान है। ठीक है, अधिक मात्रा में हम लोग ये सब चीज़ें उगाते हैं। हम लोग देखते ही हैं ना अपने आसपास, है कि नहीं। अब यदि हम कभी बाज़ार जाते हैं तो यही सब सब्जियां हमें देखने को मिलती हैं, है कि नहीं। तो यार उगाया जाता है तब तो देखने को मिल रही है, अगर उगाया नहीं जाता तो देखने को भी नहीं मिलती। तो आगे हमारा अखाद्य फसलें। अखाद्य फसल का क्या मतलब है, ऐसा फसल जिसको खाया नहीं जाता है ना, अखाद्य। हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, खाद्य फसल जिसको खाया जा सके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अखाद्य फसल जिसको खाया नहीं जा सके। अब उसमें बात करते हैं रबड़। देखो नगदी फसल भी यही होता है ना, नगदी फसल इसी को कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ पैसे से मतलब है, खाद्यान्न के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय समझते हैं, भूमध्य रेखीय। आप अपना कभी वर्ल्ड मैप लीजिएगा, वर्ल्ड का जो मानचित्र होता है उसमें देखिएगा एक भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो उस क्षेत्र में रबड़ होता था, भूमध्य सागर क्षेत्र में। लेकिन जब अंग्रेज आए तो फिर उन लोगों ने यहाँ भी आके उस चीज़ को लगाया। तो देखिए रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद रखना है वर्षा कितना है 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दैट मीन्स तापमान कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ना। आर्द्र जलवायु का मतलब ये होता है ना कि हवा में पानी की मात्रा होनी चाहिए, वाष्प की मात्रा होनी चाहिए, आर्द्र है ना, सूखा नहीं होना चाहिए, शुष्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जी बिल्कुल, जितने भी आप टायर देखते हैं ना ये सब रबड़ से बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से टायर, और बहुत चीज़ें बनती रबड़ से। तो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है ना। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गारो है, खासी है और जयंतिया है। तो गारो, खासी, जयंतिया 3 ये मुख्य पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत फेमस हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है ना, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है। तो देखिए यहाँ पे रबड़ के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सब जो है मेघालय में गारो पहाड़ियाँ इसके उगाया जाता है इन क्षेत्रों में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कपास है, जूट है, सन है, इस सब में धागा, जिन फसलों से धागा तैयार होता है ना, धागे के रूप में वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो रेशेदार फसलें होता है। तो उसमें से हम लोग बात करते हैं कपास, जूट, जूट मतलब आप जानते हो ना, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जो कपास, जूट और सन है वो पौधे उगते हैं मिट्टी में, और जो हमारा रेशम है वो कैसे तैयार होता है, वो कोकून एक कीड़ा होता है उससे तैयार होता है ना। तो ये आपको कहा जा रहा है। तो देखिए, तो जो कोकून होता है ना वो मलबरी, देखिए जो कोकून होता है ना, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, उसको मलबरी एक पौधा होता है जिसकी हरी पत्तियां जो है उनको खाने के लिए दी जाती है, और उसी पेड़ पे वो पलते हैं, वो हरी पत्तियां खाते हैं और उसी पे रहते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी कि सॉरी तो देखिए जो रेशम उत्पादन है ना उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। इस तरह से सब चीज़ों के उत्पादन का अलग अलग अंग्रेजी में नाम होता है। जैसे यदि हम बात करें मत्स्य पालन की, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वही होता है जैसे कि मत्स्य पालन होता है ना, मत्स्य पालन क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं ना, पीसी कल्चर। उसी तरह टमाटर उत्पादन को, आलू उत्पादन को, या फिर आप कहते हैं कि अंडा उत्पादन को, है ना, इन सब का जो है अंग्रेजी में एक तरह से नामकरण किया जाता है।
ठीक है। जैसे तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा क्या है, रेशम उत्पादन, है ना। तो रेशम उत्पादन क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सीरीकल्चर कहलाता है, रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, सीरीकल्चर कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कपास। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कपास पे। आप लोग कपास का जो उपयोग है ना वो भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में जो है कपड़ा ज़्यादा बनाया जाता है ना। कपड़े फैक्ट्री जो है काफ़ी है भारत में। तो देखिए भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान जो है माना जाता है। ये माना जाता है कि जो कपास का उत्पादन स्टार्ट हुआ ना वो भारत से ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो देखिए सूती कपड़ा उद्योग में सूती कपड़ा उद्योग में कपास जो है एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब पहला चीन के बाद दूसरा, मतलब पहला स्थान किसका है, चीन का, और दूसरा किसका है, भारत का। ये 2017 के अनुसार कहा गया है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, इस फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, उच्च तापमान। मतलब जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या चाहिए होता है, हाई चाहिए होता है। तो हाई टेम्परेचर चाहिए। हल्की वर्षा चाहिए, वर्षा की मात्रा कम चाहिए इसके लिए। सिंचाई होनी चाहिए। 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब कि 210 दिन ऐसा होना चाहिए जो कि पाला रहित हो, जिसमें कि ठंडी ना पड़े, पाला ना पड़े। ठीक है, ठंडी मतलब पाला क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो होती है ना वो समझिए कि वो पाला उसको कहा जाता है। तो 210 दिन ऐसा होना चाहिए इस पर पाला ना पड़े। ठीक है, पाला रहित दिन हो और खिली धूप की आवश्यकता भी होती है। यह खरीफ की फसल है। यह कैसी फसल है, खरीफ की फसल, रबी की फसल नहीं है। और इसे जो है पक कर तैयार होने में कितने 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये सभी राज्य क्या हैं, कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मतलब इन जगहों पे जो है कपास ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जूट फसल की। क्या किसकी बात करते हैं, जूट की। तो देखिए जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ये देखने में क्या होता है, सुनहरा दिखता है ना, तो इसको कहा जाता है सुनहरा रेशा। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बाद बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जो कि जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो मतलब मेन रूप से इसका रस्सी बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे से आप चाहें जो बनाएं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अब प्लास्टिक के धागे आने लगे, नायलॉन आने लगा, टेरी कॉटन आने लगा, है ना। तो ये सब जो धागे ये जो आज क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक के जो धागे आने लगे, तो इससे जो नेचुरल धागा है, जो ये है जूट का जो नेचुरल धागा है, उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप देखें तो जो पहले समय में आप अपने दादाजी या पिताजी से पूछिएगा कि पहले समय जो ये होता था ना, खटिया खाट जो होती थी, तो उसको वो किया जाता था, गूंथा जाता था, है ना, धागे से गूंथा जाता था। तो पहले जो धागा इस्तेमाल किया जाता था वो तो या तो जूट का होता था, या नारियल का होता था, या एक साबा करके एक आता है, या तो फिर उसका होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब हर चीज़ में हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर देते हैं ना। कोई चीज़ बांधने के लिए हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर देते थे, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय जूट की बहुत ज़्यादा मांग थी और इसकी ज़रूरत भी थी। अब जब प्लास्टिक जो है एक क्या बोलते हैं कि प्रदूषक बनते जा रहा है, क्योंकि वो धरती को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है प्लास्टिक। तो अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है कि अब जो जूट है उसके उत्पादन और उसके मांग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि जो
ये हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसको रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। तो इसलिए अब जूट को धीरे धीरे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है, अब इसमें देखा जा रहा है कि संस्थागत क्या सुधार किए जा रहे हैं फसल को लेकर के। तो देखिए कि जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है। मतलब कि भारत में क्या है कि कृषि में संसाधन का प्रयोग बहुत कम होता है। संसाधन का दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी खेत मान लो कि जोतना है ना, तो खेत जोतना है तो ट्रैक्टर चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी बैलगाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका उत्पादन तो कम होगा ही। अब फर्टिलाइज़र चाहिए, लोग फर्टिलाइज़र यूज नहीं कर रहे हैं तो उनका उत्पादन कम होगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि धान काटने के लिए मशीन चाहिए या फिर गेहूँ काटने के लिए हार्वेस्टर चाहिए। तो यदि आप हार्वेस्टर का या धान बुनने वाले मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका जो लेबर कॉस्ट है, जो जन होता है ना, जन मतलब वो लेबर जो होते हैं, तो लेबर का जो सैलरी होता है, जो कॉस्ट होता है, उसको जो भुगतान किया जाता है वो हमको ज़्यादा करना पड़ता है। यदि हम लेबर न लगा करके यदि हम मशीन का इस्तेमाल कर लें तो हमको ज़्यादा बचत होगा। ठीक है, और यदि हम लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो लेबर इस्तेमाल करने से हमको बचत कम होता है, तो जो किसान हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, वो डेवलप नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब संसाधनों का प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है ना, कि संसाधनों का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो देखिए और एक बात कही गई थी कि प्रौद्योगिकी संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से, है ना, कृषि का विकास। भूमि संसाधन का प्रयोग दैट मीन्स ये हुआ कि भूमि का लगातार ज़्यादा प्रयोग से, है ना। भूमि का ज़्यादा प्रयोग कैसे हो रहा है कि आप डैम बना रहे हो, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप बड़े बड़े शहर बना रहे हो। तो जो आप शहर बनाते हैं हम लोग शहर, तो उसमें ज़मीनें जाती हैं ना, और जब ज़मीनें जाएंगी तो क्या होगा उससे, तो विकास तो अवरुद्ध होगा। कि कृषि जो खेती वाला ज़मीन है वो तो कम होगा ही। और जो हम लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, देखिए आप लिखा ना प्रौद्योगिकी, तो हम लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो उसके जो कचरे होते हैं, जो जहरीली पानी, जो गैस छूटते हैं फैक्ट्री से, या फिर जहरीले पानी छूटते हैं फैक्ट्री से, केमिकल वगैरह, वो सब जाके फिर मिट्टी में मिलते हैं, है ना। तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, अनउपजाऊ होती है। तो इस तरह से जो भूमि के संसाधन का यदि ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो ये भी क्या कर रहा है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको कम कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो रहा है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। ठीक है, सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। देखिए इतना साधन होने के बाद भी अभी भी क्या हो रहा है कि लोग जो है मानसून पे निर्भर कर रहे हैं, ना, कि अगर मानसून नहीं आ रही है तो हम लोग के यहाँ खेती नहीं होती है। मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता है, जहाँ की पानी का अभाव है, जहाँ की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो और यदि हम बात करें कि देखिए अब तो मशीन या फिर मोटर जो है हर लोगों के पास है लगभग, या फिर सरकार जो है सस्ते में उपलब्धि करा देती है। लेकिन यार उससे होता क्या है, उससे या हम लोग क्या करते हैं कि भौम जल जो है, जो धरती के अंदर का जो जल है, हम उसको बाहर निकाल के अपना खेती बाड़ी तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्तर जो घटते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा होगा, आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ऐसा होगा, ये निश्चित है। क्योंकि बारिश जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ ही आ जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम लोग संसाधनों का सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो देखिए वही कह रहा है कि मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। प्राकृतिक उर्वरता क्या होती है कि ज़मीन को परती छोड़ देने पर जो 3 साल 4 साल में वो अपनी उर्वरता ग्रहण कर लेती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक उर्वरता। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी, देखिए क्या कहा जा रहा है, 60% का फंडा क्या है, तो देखिए 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है।
स्वतंत्रता के पश्चात मतलब बाद देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और समझने वाली चीज़ें हैं। देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोत की चकबंदी की गई। क्या की गई? चकबंदी की गई। सहकारिता तथा ज़मींदारी आदि समाप्त। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है चकबंदी, एक है सहकारिता। अब इसको समझिए कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो चकबंदी का क्या अर्थ होता है ना कि अब देखिए जैसे कि ये है कि कोई पिता है ना, उसके 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो जो ज़मीन का जो है ना टुकड़ा तो धीरे धीरे होता जाता है, धीरे धीरे टुकड़ा होता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति को मान लीजिए कि एक ज़मीन कहीं और मिला है, मतलब 2 किलोमीटर दूर मिला है, एक ज़मीन जो है उसको 5 किलोमीटर दूर मिला है, एक 10 किलोमीटर दूर मिला है। तो उसका ज़मीन का है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए फील्ड है। मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक फील्ड है। अब एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे है, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे है, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे है। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर दूरी पे है, ये 10 किलोमीटर पे है, ये 7 किलोमीटर पे है, इस तरह से दूर दूर ज़मीन है। तो यहाँ पे खेती करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हर जगह की क्या परिस्थितियाँ हैं, पानी देखो, ये देखो, वो देखो, है ना। तो और निगरानी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और यदि ये पूरी ज़मीन जो तीनों टुकड़े हैं, यदि ये तीनों टुकड़े जो है एक ही जगह रहते, एक ही जगह तीनों टुकड़े रहते, तो इसको हम लोग आसानी से क्या करते, देख रेख भी कर लेते, पानी का भी जुगाड़ कर देते, सब कुछ कर लेते। तो चकबंदी में क्या हुआ था ना कि जिन लोगों का ज़मीन ज़्यादा दूर था या टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक जगह ज़मीन करके दे दिया गया, है ना। कि आप जिसे आपके पास पूछा कि आपके पास कितने ज़मीन है, आपने कहा 5 बीघे ज़मीन है, तो आपको 5 बीघे ज़मीन एक ही जगह पे दिया गया, एक ही क्षेत्र में दिया गया, भले वो दूर हो या नज़दीक हो। तो जब आपको 5 बीघे ज़मीन एक ही जगह पे मिल गया, तो वहाँ का जो नियंत्रण है, वहाँ व्यवस्था करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। वहाँ पे आप पानी आराम से देख लेंगे। एक बार लेबर लेके आएंगे, सारा जो है खेत जो है वो बुनवा करके लगवा करके उसमें धान और रेडी हो जाएंगे। और ऐसे क्या होता है कि थोड़ा 4 जन वहाँ लेके जाओ, फिर 4 लेबर वहाँ लेके जाओ, 10 लेबर वहाँ लेके जाओ, तो ऐसे दिक्कत होती है। तो यही थी चकबंदी। दूसरा है सहकारी तथा सहकारी। देखिए सहकारिता क्या होता है कि जब 2, 3, 4, 5 जो ज़मींदार हैं ना, या फिर जिसके पास ज़मीनें हैं, तो जब 2-3 ज़मींदार जो हैं, ज़मीन वाले जो मालिक होते हैं, वो साथ मिलकर कृषि करें। मान लीजिए कि 4 लोग हैं, चारों के पास 10-10 बीघे ज़मीन है, तो चारों ने एक मिल करके एक ट्रैक्टर ले लिया। ठीक है, अब उस ट्रैक्टर से वो चारों अपना ये खेत जो है वो जोत लेते हैं, और फिर जब अपना हो जाता है फिर दूसरों को भी जोतने के लिए दे देते हैं। ठीक है, उन चारों में मान लीजिए कि चारों ने मिल करके एक हार्वेस्टर ले लिया गेहूं काटने के लिए, वो चारों अपना गेहूं भी कटवाते हैं, फिर जब अपना हो जाता है दूसरे का भी कटवाते हैं। तो इस तरह से जो मिलजुल के खेती की जाती है ना, ज़मीन सबका अपना अपना है, ठीक है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं कि मिलजुल के खेती कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सहकारिता कृषि। क्या कहते हैं? सहकारिता। और ज़मींदारी तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है ज़मींदारी। आगे हमारा देखिए ज़मींदारी आदि समाप्त करने। देखिए ज़मींदारी क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास जब बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है ना, उसके जो भरण पोषण उसका है, तो भरण पोषण से ज़्यादा ज़मीन होना, ठीक है, तो उसको हम लोग ज़मींदार कहते हैं। तो एक जो ज़मींदारी प्रथा थी, जो ज़मींदारी मतलब बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन लिए हुए थे, तो उनसे ज़मीनें कुछ ले करके और जिनके पास ज़मीन नहीं है उसको दिया जाता था ज़मींदारी में। तो ज़मींदारी आदि समाप्त करने के को प्राथमिकता दी गई थी, है ना। ज़मींदारी को समाप्त किया गया। कैसे समाप्त किया गया कि ज़मींदारों से ज़मीन लेकर के गरीबों को दे दिया गया। तो यही ज़मींदारी प्रथा का समाप्त करने का मतलब ये कहा जाता है कि समाप्त किया जा रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। क्या था? भूमि सुधार जो है मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था, है ना। तो वही चीज़ें थी कि टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, उसको क्या करते थे, चकबंदी कर देते थे कि एक ही जगह दे दो, ठीक है, और उसको मतलब कम उसका बंटवारा हो। भूमि सुधार के कानून को बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। देखिए 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा था।
देखिए जब हरित क्रांति भारत में आया था ना, श्वेत क्रांति क्या था, दूध की जो क्रांति थी वे श्वेत क्रांति थी, और जो गेहूं और चावल में जो क्रांति हुई थी, मतलब उत्पादन बढ़ा था, उसको कहते थे हरित क्रांति। तो जो चावल और गेहूं में उत्पादन बढ़ा था वो कुछ ही क्षेत्रों में बढ़ा था, वो पूरे भारत में नहीं बढ़ा था। और जब हम बात करते हैं कुछ क्षेत्रों की, तो वो कुछ क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सब क्षेत्र आते थे मुख्य रूप से, है ना। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते थे, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र जो है उतने नहीं थे इस मामले में, मतलब यहाँ पे हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, बहुत कम प्रभाव था। तो यही कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि जो हरित क्रांति, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि रणनीति आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, विकास हर जगह नहीं हो सका। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या किया गया? व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे, है ना। मतलब ये कुछ सुधार किए गए, जैसे कि ग्रामीण बैंक को ये आदेश दिया गया कि आप किसानों को क्या कीजिए, ऋण दीजिए, सस्ते में कर्ज दीजिए, ताकि वो उससे अच्छा बीज खरीदें, और अच्छा बीज जब अपने खेत में लगाएंगे तो उनका पैदावार जो है, जो उनका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बढ़ेगा, तो उनको फ़ायदा होगा, और उनको फ़ायदा हो तो सरकार को फ़ायदा होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे कहा गया कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा का मतलब क्या हुआ कि यदि बाढ़ के कारण या फिर सूखा के कारण या किसी चक्रवात के कारण यदि आपका फसल बर्बाद हो जाता है, तो आप अपने फसल का बीमा करवा लेंगे, तो सरकार आपको उसका भुगतान करेगी जितना फसल आपका बर्बाद होगा। तो ये सब चीज़ें थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्या किया था, शुरू किया था, है ना। देखिए ये कौन सी मशीन है, आपको देख रहे हैं, ये शायद ये रोपने वाली मशीन है ना, गेहूँ धान जो रोपते हैं ना। कृषि में प्रयोग होने वाली नवीन तकनीकी उपकरण, तो उपकरण तो है ही भाई। ये क्या था दोस्तों, तो देखिए क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, क्या कहते हैं उसको, PIS, उसको क्या कहते हैं, PIS भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी की बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है ना। कि मतलब कि सरकार ये घोषणा करती है कि हम किसानों से जो है डायरेक्ट जो है वो फसल खरीद लेंगे, ठीक है, और उसका एक न्यूनतम सहायता मूल्य देती है। मतलब कि यदि मार्केट में मान लीजिए कि 10 रुपये किलो चावल है, मान लीजिए मार्केट में, है ना, तो जो सरकार खरीदेगी ना MSP पे, न्यूनतम सहायता मूल्य पे, तो वो जो खरीदेगी तो वो 10 रुपये से ज़्यादा पे खरीदेगी, है ना। तो वो कुछ फसलों पे दिया जाता है, सब फसल पे नहीं दिया जाता। वही बोल रहा है कि यहाँ पे कि न्यूनतम सहायता मूल्य है और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, मतलब समय समय पे ये घोषणा करती है कि भाई इस फसल को जो है इतने दाम पे खरीदा जाएगा। और जब किसान अच्छे दामों में बेचते हैं अपने फसल को तो उनको फ़ायदा होता है उससे। आगे है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान, जैसा कि इसको पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि भूदान मतलब भूमि दान में दी जाती थी, ग्रामदान मतलब ग्रामदान में दिया जाता था। देखिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, एक ये व्यक्ति थे, मतलब आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक अधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी देखिए उनकी क्या थी कि गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा थी गांधी जी की। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। मतलब जो विनोबा भावे थे, वो जो गांधी जी के विचार थे ग्राम स्वराज की, उस विचार में भी विनोबा भावे अपना आस्था रखते थे। गांधी जी की शहादत के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद,
उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। पदयात्रा दैट मीन्स कि पैरों से चल करके यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे। मतलब कि वो पोचमपल्ली शहर में जो है वो भाषण दे रहे थे विनोबा भावे। तो उनसे कुछ व्यक्तियों ने कहा कि हमको जो है, हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग कुछ भूमि दिवा दीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ठीक है हम तुमको दिवा देंगे। उन्होंने ये कहा कि यदि आप लोग सहकारी कृषि करें, दैट मीन्स कि आप लोग यदि मिलजुल के कृषि करेंगे तो हम सरकार से बात करके आप लोग को दिवाने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी सरकार, हम लोग सहकारी कृषि जो है करेंगे, है ना। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। और तुरंत जो है, क्या नाम था इनका, रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 80 भूमिहीन को हम अपना ज़मीन देते हैं। तो उन्होंने 80 एकड़ जो है भूमि दान दे दी, बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। इस कार्यक्रम को या ये एक तरीका जो अपनाया गया भूमिदान करने का, इसको क्या कहा गया, भूदान। तो भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपने भूमि का एक हिस्सा दान किया था। मतलब कुछ ज़मींदार ऐसे भी थे कि उस समय एक भूमि कानून चलता था जिसके तहत यदि आपके पास अपने परिवार के भरण पोषण, मतलब उनके देखरेख से यदि ज़्यादा ज़मीन है तो आप सरकार को दे दीजिए और सरकार जो है उसको गरीबों को दे देगी जिसके पास भूमि नहीं है। तो कुछ ज़मींदार क्या करते थे कि उस चीज़ से बचने के लिए वो खुद दान कर देते थे और सरकार को दिखाते, देखिए सरकार हमने तो खुद ही दान कर रखा है, हम आपको क्या देंगे, अब हमने तो पहले ही दान कर दिया है गरीबों को। तो ये दिखाने के लिए भी कुछ लोग करते थे। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामीण आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। मतलब यह ऐसी क्रांति थी जिसमें कि कोई भी लहू, कोई भी रक्त नहीं बहा था। तो रक्तहीन क्रांति का क्या मतलब हुआ कि इस क्रांति में कोई भी रक्त नहीं बहा है, आराम से शांतिपूर्ण क्रांति थी। तो अब दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ये पूरा हो रहा है और आपका आ गया है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो यदि आप लोगों ने, देखो दोस्तों, मैं चैप्टर में पूरे तरह से कोशिश करता हूँ भाई कि मैं आप लोग को समझा ले जाऊँ, है ना, मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है फिर भी, तो आप क्या कीजिए, आप रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए और उसको देखने के साथ उसको सोचिए। जो SST होती है ना, जो समाज शास्त्र होता है, जो ये चीज़ें होती है SST की, तो ये चीज़ें दिल से पढ़ी जाती है, दिमाग से नहीं पढ़ी जाती। और दिमाग से पढ़ोगे, जैसे आपने भूदान सुना तो आप उसको फील करो कि लोग कैसे जो अपना ज़मीन दान दे देते होंगे, या फिर वो भूमिहीन किसान की क्या हालत होती होगी, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको खाने के लिए नहीं है, उसकी क्या हालत होती होगी। ज़मींदार कैसे जो है बचने के लिए क्या करते थे कि ज़मीनों को थोड़ा सा ज़मीन दान करके पर्चा दिखाते सरकार को, हम लोग दान कर दिया। या फिर वो क्या करते थे कि अपने नौकर के नाम से, अपने किसी संबंधी के नाम से जो है भूमि जो है लिखवा लेते थे और कहते थे कि हमने उसको दान कर दिया है, और जब सरकार चली जाती थी तो फिर उससे ले लेते थे। तो ऐसा बहुत लोगों ने किया था। तो इन चीज़ों को जो आप गहराई से पढ़ेंगे ना और सोचेंगे इस पर कि भाई कैसे कर रहे थे, मतलब क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या उस समय की क्या स्थिति थी, ऐसा करना पड़ रहा था, उस समय कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, सब जो चीज़ों को जब सोचोगे ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना याद किए जो है इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्ट हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जूट कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है, जूट से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो रटने वाली हैं, तो भाई वो तो रटना ही पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा कि कॉफ़ी है, चाय है, तो उसके लिए पानी की, वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये सब तो आपको रटना पड़ेगा। ये सब को इन सब के लिए भी एक रामबाण इलाज है। वो क्या है, आप लोग जब किताब पढ़ें तो उस समय जो है ना एक पेन पेपर लेके बैठें और जो भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये फैक्ट है, ठीक है, ये क्या करना है, ये याद करने वाली चीज़ है, उसको तुरंत लिख लें नीचे, है ना, उसको कॉपी में लिख लें। इस तरह जब आप पूरी बुक पढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25-30
40 से ज़्यादा जो है आपको फैक्ट नहीं मिलेगा। 40-45 फैक्ट आप रट लोगे, आपका पूरा चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव रूप से तैयार हो जाएगा। बात रहा सब्जेक्टिव का, तो मैंने इतने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग सब्जेक्टिवली भी इसको लिख लेंगे, किताब से सोच करके, पढ़ करके, समझ करके, और समझ के लिखना है अपने शब्दों में, तभी जो है आप जो है बेहतर लिख पाओगे। यदि आप किसी क्या कहते हैं सॉल्यूशन बुक से देख के छापती है तो वो जो है कोई मायने नहीं रखता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब बच्चे वही रट के जाते हैं, है ना। इसलिए वहाँ क्या क्या आता है, जनरल मार्किंग कर दी जाती है, मैट्रिक के एग्ज़ाम में जनरल मार्किंग कर दी जाती है। तो आप ट्राई करें कि आप कुछ यूनिक लिखें, अलग लिखें, है ना। जब आप अपने मन से लिखोगे ना तो आपका क्या होगा ना कि आप शब्दों की सीमा के अंदर नहीं बंधेंगे। अपने मन से लिखिएगा तो फ्री हैंड से लिखिएगा, और आपको ये नहीं करना है कि भाई अब 10 लाइन में लिखना है या फिर रटना है हमको 20 लाइन का क्वेश्चन। आपको रटना तो पढ़वे नहीं करेगा, आप बिना रटे पास हो जाइएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए हम लोग आगे अब बढ़ जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। स्थानांतरण कृषि कहते हैं कि रोपण कृषि कहते हैं, बागवानी कहते हैं या गहन कहते हैं। तो जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में। यदि आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो चैप्टर को फिर से एक बार देखिए, 1-2 बार देखिएगा, आपको पक्का है कि आपको याद हो जाएगा वो सब चीज़ें। तो हम लोगों ने ये बात की है कि जब लंबे चौड़े क्षेत्र में किसी एक ही फसल को उगाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है या गहन कृषि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी रबी फसल है, ये भी आप लोग जान रहे हैं, रबी, खरीफ, जायद, हम लोगों ने तीनों की बात की थी। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, हम लोगों ने बात की है फलीदार, दाल है कि मोटा अनाज है कि तिल है, ज्वार है, देखिएगा क्या है इसमें से। आगे है कि 30 शब्दों में उत्तर दीजिए क्या है। एक पे फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो आप लोग पता लगा लेंगे कि पे फसल कौन सा है ना। पे फसल में क्या आएगा, जो आप पीने के काम आती है, चाय कॉफ़ी वगैरह, है ना। तो लो मैंने बता ही दिया। उसके बाद 120 शब्दों में लिखिए योजना कार्य है ये सब, तो ये सब आप लोग कर लेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है एंड। क्या होता है, एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है ना। एंड नहीं लिखते, द एंड लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसी से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है चैप्टर नंबर 4। अब उसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी नई चीज़ हैं जो हम लोग को सीखने को मिलेगा, और उसमें भी मैं बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने अंतिम तक देखा है तो पक्का है कि आप लोग सिंसियर बच्चे हैं, तभी आप लोग अंतिम देख पाए हैं। तो अगर आप लोग सिंसियर नहीं हैं तो कोई भी जो है अंतिम तक नहीं देखेगा इस वीडियो को। जिसको पढ़ने से मतलब रहेगा वही देख पाएगा। तो अगर आप अंतिम देखें हैं, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।